जय हिंद सभी को। तो आज की क्लास हमारी है जियोग्राफी सब्जेक्ट की, जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे संबंधित रखती है। और इसमें हम उन सभी क्वेश्चन के शॉर्ट फॉर्म्स को या फिर कह सकते हैं कि उनके लघु रूप को समझेंगे, जिन्हें आप विस्तार में लिखकर यूपी बोर्ड परीक्षा में, जो भी 10वीं की परीक्षा है उसमें एफएफटी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर के स्कोर कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए अपनी कक्षा को आगे लेकर ले चलते हैं। तो पहला हमारा जो अध्याय आता है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनने वाले हैं और जिनसे संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं उन्हें हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि संसाधन क्या है, मतलब संसाधन का क्या अर्थ है, हम किन किन वस्तुओं को संसाधन कह सकते हैं और संसाधन को हम किस प्रकार से मान लो समझ सकते हैं, किस श्रेणी पे मान लो उन्हें हम मान लो परिभाषित कर सकते हैं कि संसाधन हम इन्हें कहते हैं, इन्हें नहीं कहेंगे, ये वस्तु संसाधन में आती हैं, ये वाली वस्तु संसाधन में नहीं आती हैं, तो कैसे कहेंगे। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं प्रकृति से प्राप्त वे वस्तुएं, यानी कि जो वस्तु हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं जो मानव आवश्यकता को पूरा करते हैं, अर्थात जो किसी भी प्रकार की जो मानव की जो समस्या है उन्हें हल करती हो, या फिर मानव की जो भी उपयोगिता है, जैसे हम अपने यहाँ पर कई प्रकार की लकड़ी के सामान का प्रयोग करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण, यानी कि हम संसाधन को कितने भागों में बांट सकते हैं, किस प्रकार से उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है प्राकृतिक संसाधन। तो आप प्राकृतिक संसाधन को कैसे देखते हो कि हमारे आसपास जितने भी संसाधन, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वही हमारा अगला है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि जो मानव निर्मित या फिर मानव संसाधन या फिर जो मानव द्वारा निर्मित किया गया हो या फिर मानव द्वारा श्रम किया गया हो, वो होता है हमारा मानव संसाधन। तो हमारा अगला प्रश्न है सतत विकास क्या है। अब सतत विकास क्या, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न लिए वो लघु रूप में लिए, यहीं आपका अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये लिखकर आ सकता है सतत विकास की उचित परिभाषा दीजिए एवं इसके लाभ या फिर हानि या फिर इसके संयोजन के बारे में वर्णन विस्तार से कीजिए, ऐसे करके आ सकता है। तो ऐसा विकास जिसमें हम वर्तमान की ज़रूरतों को पूरी भी करें और भविष्य में उसके प्रभाव को या फिर भविष्य के लिए उन्हें संजो कर रखें, तो ऐसे विकास को हम सतत विकास कह सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हो सकता है कि हम पेट्रोल का उतना ही प्रयोग करें जो आवश्यक हो और भविष्य के लिए हम उसे, भविष्य की अपनी पीढ़ियों के लिए उसे बचा कर रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा भूमि क्षरण, यानी कि भूमि का जो गुणवत्ता है जो कम हो रही है उसकी मान लो क्या कारण है, किस प्रकार से हम उन्हें मान लो उन कारणों को खत्म कर सकते हैं, क्या उसके उपाय हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। यानी कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो नष्ट होना भूमि क्षरण का मुख्य कारण है और उसकी परिभाषा भी यही होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है वन एवं वन्य जीव संसाधन, यानी कि अध्याय जो हमारा दूसरा, उसमें हमारे संबंध जो प्रश्न है वो आएंगे वन एवं वन्य जीव से, यानी कि जो वन में रहने वाले जीव हैं या फिर वन में जो उपस्थित संसाधन है वो मानव की किस प्रकार से सहायता करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन इस पे है भारत में वनों के प्रकार लिखिए, मतलब भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आपका पर्णपाती वन, यानी कि उसके बाद में आपका कांटेदार वन और पर्वतीय वन, जो कि हम साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि कांटेदार वन का मतलब है जहाँ पर आपकी कांटेदार जो भी वनस्पतियाँ हैं या फिर पेड़ पौधे हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाएं। वहीं आपका पर्वतीय वन का मतलब होता है कि पर्वतों के ऊपर पाए जाने वाले वन, आप इस प्रकार से इन्हें समझ सकते हो। जैव विविधता, अब जैव विविधता क्या होती है, इसके मुख्य कारण लिखिए, ये क्यों आवश्यक है, ये लिखिए। आपका इस प्रकार से एक विस्तारित प्रश्न बन के आ सकता है। तो जैव विविधता क्या होती है, जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो विविधताएं पाई जाती हैं धरातल पर या फिर जो धरातलीय आकृति की जो विविधताएं पाई जाती हैं
वो आपकी सारी जैव विविधता के अंतर्गत ही आती हैं। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है संयुक्त वन प्रबंधन, या फिर ऐसा ही आपका कोई और दूसरा प्रश्न बन के आ सकता है वन संरक्षण से संबंधित, कि स्थानीय लोगों द्वारा और जो भी ये सरकारें हैं उनके माध्यम दोनों की संयोग से जिस वन को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ऐसे वन संयुक्त वन प्रबंधन के अंडर यानी कि उसके संबंध में साथ में आते हैं। वही हमारा अगला प्रश्न होने वाला है वनों की कटाई का एक दुष्परिणाम, यानी कि अगर हम वनों को काटते जाएंगे तो कौन सा एक ऐसा बुरा परिणाम है जो मानव जीवन को प्रभावित करेगा। तो सबसे बड़ा कारण है मृदा अपरदन, यानी कि जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जाएंगे, वनों को खत्म करते जाएंगे, वैसे वैसे मिट्टी का कटाव होना स्वाभाविक है और ऐसा होगा। अगला हमारा जो अध्याय है वो है जल संसाधन, यानी कि जल से जुड़ा हुआ जो भी संसाधन है वो। तो पहला प्रश्न हमारा होगा बहुउद्देशीय नदी, यानी कि जो कई उद्देश्यों के लिए नदी है और उनके ऊपर बनने वाली जो परियोजना है वो कई उद्देश्य के लिए जब बनती है तो उसे बहुउद्देशीय नदी नदी परियोजना कहा जाता है। जैसे हमने किसी नदी के ऊपर कोई बांध बनाया और उस बांध के माध्यम से हम सिंचाई का भी मान लो जो समस्या उसे दूर करें, और विद्युत की भी समस्या को दूर करें, और बाढ़ पर भी नियंत्रण करें, तो ऐसे जो भी एक परियोजना से कई लक्ष्य को साधा जाए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। वह हमारा अगला प्रश्न होने वाला है वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा के जल को हम किस प्रकार संग्रहित कर सकते हैं, किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को जो भी उपाय हैं अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न होने वाला है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप लोगों को इसका कोई विस्तारित जो भी प्रश्न का उत्तर है वो देना पड़े, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि जो बांध होते हैं उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकास के क्षेत्र में इन बांधों का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इससे आप ऊर्जा का भी निर्माण करते हो, इससे आप विद्युत का भी निर्माण करते हो, इससे आप सिंचाई भी करते हो, इससे आप बाढ़ को भी मान लो रोकते हो, तो ये सारे इसके मुख्य कार्य होते हैं। अगला अध्याय हमारा रहने वाला है कृषि, जो कि भारत में कृषि का महत्व अधिक है, इसलिए इनके प्रश्नों का भी महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो पहला प्रश्न होने वाला है भारत में कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब भारत में जो भी कृषि की जाती है उसका उद्देश्य क्या है, मतलब उसका क्यों किस लिए की जाती है, क्या महत्व है। तो वही ये सब तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन, यानी कि भारत में होने वाली जो भी अधिकतर कृषि है वो खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए की जाती है। आगे आपको खरीफ की फसल है, आपको रबी की फसल है, आपको जायद की फसल है, यानी जो फसलों के प्रकार हैं इनके बारे में पढ़ लेने, इसलिए हम इन्हें इनके जो प्रश्न हैं जो 13 और 14 जो दिया गया है इन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप अभी भी इस पॉइंट को एक अच्छे से नोट डाउन करना और पढ़ लेना। हरित क्रांति क्या है आपको ये भी अच्छे से पढ़ लेना। तो आगे हम आ जाएंगे अपने खनिज एवं ऊर्जा संसाधन पर। इसमें हमारा पहला प्रश्न है खनिज क्या है। तो आपको खनिजों के बारे में पढ़ लेना है, कोयला क्या है आपका, आपका लोहा अयस्क क्या है, ऐसे खनिजों के बारे में भी पढ़ लेना है। वही परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इन प्रश्नों पे आपका विस्तारित प्रश्न तो आना ही है, के साथ साथ आपका जो विकल्प वाला प्रश्न है वो भी आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। आगे हमारा आएगा लास्ट चैप्टर विनिर्माण उद्योग। तो इसमें क्या है हमारा कच्चे माल, यानी कि हमें विनिर्माण, क्योंकि वर्तमान समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं विनिर्माण की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी को इस पाठ से जो भी सूती वस्त्र हैं जो भी आपको उद्योग हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना है और पढ़ लेना है। जो कि इसमें मैंने प्रश्नों को संक्षिप्त में रखा था, क्योंकि आप ऐसे ही प्रश्नों को एक विस्तृत माध्यम से पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न किसी ना किसी माध्यम से आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि लगभग 80% यही प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, बशर्ते ये प्रश्न लघु रूप में यहाँ पर लिखे हुए हैं, और बल्कि परीक्षा में ये प्रश्न आपके विस्तारित रूप में आएंगे। किंतु इन्हीं में से कुछ प्रश्न हैं जो आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आ सकते हैं।
अगर आप सभी को हमारी ये क्लास आज की अच्छी लगी हो तो सारे बच्चे फिर लाइक शेयर कमेंट कर दें। और इसी के साथ हमारी इस क्लास को मैं ख़त्म करता हूँ और आप सभी को आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।